प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है या फिर एक राजनीति को एक नई दिशा देने वाले रणनीतिकार है? कोई रणनीतिकार और ये या कोई बड़े शख्सियत, ऐसा कुछ नहीं। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी द्वारा पोषित कारपोरेट राजनीति का यह एक अंग है। भारतीय जनता पार्टी के लोग इनको फंडिंग कर रहे हैं, इनको फंडिंग कर रहे हैं। बीजेपी इसमें माहिर है। बीजेपी को लगता है कि जिससे हमको लाभ होगा उसको वो खुली छूट देता है और उसको आर्थिक रूप से मदद करता है। कहते होंगे कि यह प्रशांत किशोर जो है दलित और मुस्लिम बस्ती को ज्यादा टारगेट करता है। देखिए, दिल्ली का खर्चा इनको मिनिमम 10 लाख से ज्यादा किया। हम एक राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता हैं और हमको इस बात की अंदाज है कि हम लोग कैसे अपने पार्टी को चला पा रहे हैं। 10 रुपये। अभी डुअल पॉलिटिक्स, दोगले राजनीति का दौर चल रहा है। द रिपब्लिकन टाइम्स, खबर ही नहीं विश्लेषण भी। सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं रिपब्लिकन टाइम्स और वीडियो में हमारे साथ मौजूद हैं काफी सियासत में काफी लंबी समय से एक मजबूत पकड़ रखने वाली शख्सियत जनाब प्रमोद प्रभाकर जी, जो सीपीआई के राष्ट्रीय परिषद सदस्य हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद सदस्य हैं और हमारे स्टूडियो में बैठे हुए हैं। आज हम लोग जो पिछले दिनों प्रशांत किशोर, जो राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर हैं, उनका दौरा था मधेपुरा में। अपने पदयात्रा के तहत मधेपुरा पहुंचे, 2 दिन रहे, लेकिन 2 दिनों में कई सवालात भी उनके पदयात्रा पे उठी हैं। और इन्हीं सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में आप मौजूद हैं प्रभाकर जी। तो ये बताया जाए कि सबसे पहले तो आपका इस हमारे स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या देखते हैं, किस नजरिया से देखते हैं? हमने मुद्दा हमने उसमें दिया है कि प्रशांत किशोर, क्योंकि सवाल ये भी उठ रहा है कि प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है या फिर एक राजनीति को एक नई दिशा देने वाले रणनीतिकार है। ये सवाल उठ रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, ये कोई रणनीतिकार और ये या कोई बड़े शख्सियत, ऐसा कुछ नहीं। जो आपने प्रथम शब्द कहा कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी द्वारा पोषित कारपोरेट राजनीति का यह एक अंग है। और आपने जो कहा कि भारतीय जनता पार्टी का यह बी टीम है, तो मुझे ये स्वीकार करने में कोई ये सवाल उठ रहे हैं ना, क्योंकि ये देख रहे हैं कि मतलब कि कई ऐसी बातें हैं जो उनको, ये लोगों में चर्चा का विषय बन रहा है कि कहीं ये फंडिंग कहाँ से हो रहा है। और दूसरी बात, आपको भी पता चला होगा कि उनके प्रोग्राम में, उनका एक प्रोग्राम था मुस्लिम बस्ती में रात में, लेकिन उस प्रोग्राम को मीडिया में आने से उसको रोकना चाह रहे थे और वो अपने तरीके से करना चाह रहे थे। इस तरह से पता चलता है कि मतलब आखिर क्या चीज डर है और ये क्यों नहीं मतलब खुले मंच पर मुसलमानों से मिलना चाहे। तो अब दूसरी बात, आप खर्चा का अंदाजा लगा लीजिए कि भाई इतना बड़ा जो टेंट लगाते हैं और लगभग 200-300 वर्कर उनके काम करते हैं, खाना पीना रोजाना का लंबा 18 महीने से ये पदयात्रा कर रहे हैं। तो ये खर्च कहाँ से आ रहा है? एक आम आदमी चाहे मतलब मानते हैं कि मतलब रणनीतिकार थे तो इनको भी अपना शुल्क होगा वो मिला होगा, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर जो खर्च हो रहा है, ये पैसा फंडिंग कहाँ से आ रहा है? तो इस तरह बातों को लेकर जो है ना कहीं लोगों में सवाल उठते रहे। इससे पहले भी कई नेता पर सवाल उठे कि बीजेपी की बी टीम है, तो इसको आप किस तरह से मानते हैं? बिल्कुल, ये जो हालात हैं और जिस तरह की ये राजनीति कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं, एक तरफ ये कहते हैं कि हमारी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, हम कोई राजनीतिक दल नहीं, दूसरी तरफ ये चुनाव भी लड़वाते हैं, बाज़ाब्ते घोषित करके
कि ये हमारे पार्टी के उम्मीदवार हैं। आपने देखा कि वो आपको सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से ये अपने उम्मीदवार उतारे और मोटी रकम चुनाव में खर्च किया और उन्हें सफलता भी मिली। यह भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी जी के लिए काम किया, फिर इन्होंने ममता बनर्जी के लिए काम किए, फिर ये नीतीश कुमार जी के लिए काम किए। इनके पास कोई मिशन नहीं है, कोई विचार नहीं। उन्हीं सबको आज वे तमाम लोगों को टारगेट इसलिए कर रहे हैं कि ये अन्य लोगों को जो कर रहे हैं, नीतीश जी को या तेजस्वी जी को या अन्य को, उनको लगा कि ये लोग हमको कुछ खास तवज्जो नहीं दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग इनको फंडिंग कर रहे हैं, इनको फंडिंग कर रहे हैं। बीजेपी इसमें माहिर है। बीजेपी को लगता है कि जिससे हमको लाभ होगा उसको वो खुली छूट देता है और उसको आर्थिक रूप से मदद करता है। आप कई सवाल पर कई लोगों को आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो, इसलिए आप देखते होंगे कि यह प्रशांत किशोर जो है दलित और मुस्लिम बस्ती को ज्यादा टारगेट करता है। इलाके में दलित इसके वर्कर जो हैं, प्रत्येक प्रखंड में वेतनधारी कार्यकर्ता है बिल्कुल, जिसको गाड़ी दिए हुए है घूमने के लिए, वह वार्ड सदस्य मिलता है, खास करके दलित वार्ड सदस्य, हारे हुए वार्ड सदस्य मिलता है, हारे हुए पंचायत समिति से मिलता है, और यह विभिन्न तरह का उपहार के तौर पर सामग्री पहुंचाता है। और फिर जब इसका कोई कार्यक्रम होता है तो गाड़ी घोड़ा मुहैया करता है लोगों को लाने के लिए, फिर वहां नाश्ता खाना की व्यवस्था करता है। आखिर इतने बड़ा नेटवर्क जो ये चला रहा है प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, निश्चित तौर पर यह फंडिंग कहां से आ रहा है? हम लोग का अंदाजा लगाइए इनको कितना खर्च होता होगा। देखिए, दिल्ली का खर्चा इनको मिनिमम 10 लाख से ज्यादा की है। 10 लाख से ज्यादा की मिनिमम खर्चा है। हम एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हमको इस बात की अंदाज है कि हम लोग कैसे अपने पार्टी को चला पा रहे हैं। 10 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपया, 50 रुपया गांव में छोटे छोटे दुकानदार से, किसान से, मजदूर से हम लोग को संग्रह करते हैं और अपने पार्टी को भेजते हैं। उससे हमारी पार्टी चलती है। आज लगभग 98 वर्ष की पार्टी हमारी हो गई है। हम 2 साल के बाद अपना स्वर्ण जयंती मनाएंगे, लेकिन आज तक कोई दाग नहीं लगी पार्टी के किसी नेताओं के ऊपर, कोई ईडी और सीबीआई का छापा नहीं पड़ा, मोदी को हिमाकत नहीं हुआ कि किसी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता को टारगेट करे। आज इसे विपरीत परिस्थिति में भी, इस पूंजीवादी दौर में भी कम्युनिस्ट पार्टी बेदाग है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि उसके अंदर अनुशासन, उसके मिशन और उसके समर्पित कार्यकर्ता जो हर तरह का चीज मुहैया कराता है आम लोगों से सहयोग लेकर, आम लोगों से सहयोग लेकर। ये बताए ना पीके, कहां से ये पैसा लाते हैं, कौन देता है यह पैसा? और अगर कोई आपको पैसा देता है तो आप निश्चित रूप से उसके लिए काम कर रहे हो, आप देश के लिए काम नहीं कर रहे हो। आप बोल रहे हैं हम गांधी जी के पदचिन्हों पे चल रहे हैं। गांधी जी के पदचिन्हों पर बहुत लोग चल रहे हैं। मोदी जी भी गांधी जी के तस्वीर के सामने सलाम करते हैं और नाथूराम के सामने भी जो है सर टेकते हैं और उसके मंदिर भी बनाते हैं। अभी डुअल पॉलिटिक्स, दोगले राजनीति का दौर चल रहा है और यह समाज और देश के लिए अत्यंत खतरनाक है। जिसके पास कोई सिद्धांत नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई चरित्र नहीं है, कोई मिशन नहीं है, वह देश और प्रदेश का नेता बनना चाहता है और भोली वाली जनता को ठगना चाहता है। और जनता तो गजब है भाई। आप किसी तरह का कोई प्रलोभन, किसी तरह की कोई बातें, तो कहीं 10, 20, 25, 50 जनता जमा होती है। उसको क्या पता है कि ये मदिरा है, ये नौटंकीबाज है, ये फ्रॉड है, कि ये नेता है, क्या बेचारी को पता है? इस टाइप का जो सवाल उनसे पूछा जाता है तो उनको बड़ा चुभता है। जो पिछले दिनों प्रेस वार्ता किए तो हम, मेरे द्वारा भी और हमारे पत्रकार के साथी के द्वारा भी कुछ ऐसे सवाल किए गए जो तीखे सवाल थे। उनको मतलब झिल्ला जाते हैं बोलने में और खुद को ही मतलब सबसे ज्यादा काबिल समझ रहे हैं हम उसकी। देखिए, राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है, इनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है।
आप इनसे पूछिए ना कि आपने समाज के लिए क्या किया है, कितने दिनों का आपका राजनीतिक जीवन है, कितने संघर्ष आपने किया। आप बेरोजगारी का सवाल उठाते हैं, शिक्षा का सवाल उठाते हैं, या पंचायती राज व्यवस्था का सवाल उठाते हैं। आप कितने बार आंदोलन किया, कितने बार जेल गया जनता के सवालों को लेकर, कितने बार लाठी आपने खाई। कुछ नहीं, कोई संघर्ष नहीं, कोई आंदोलन नहीं। आप सीधे ख्याली पकाओ कि हम देश बदल देंगे, कहां से देश बदल के दिशा दशा सब बदल देंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं टेबल पर कुर्सी पर बैठकर कि हम देश बदल देंगे, समाज बदल देंगे, सूरत बदल देंगे, सेहत बदल देंगे, दिशा बदल देंगे, दशा बदल देंगे। वो न दिशा बदलने वाले हैं न दशा बदलने वाले हैं, वो अपनी तकदीर बदलने वाले हैं। वो अपने तकदीर के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए इस तरह की बात करते हैं। इससे कहीं से समाज का भला होने वाला नहीं है। अच्छा ये बताइए ना, जैसा आपको भी पता चला होगा कि उनका प्रोग्राम था मुस्लिम बस्ती में मस्जिद चौक, वो शाम में किए। शाम का हम लोगों को, जैसे पत्रकार थे, उनका जो वॉलंटियर्स हो, मुस्लिम वॉलंटियर्स था, मैं यूपी साइड पे थे, उन्होंने कहना हुआ था कि खबर नहीं बनाना। मुस्लिम मोहल्ले में जाते भी हैं और इसकी खबर नहीं बनवाना चाह रहे हैं। किस बात का डर था पीछे? यही है, यही एक बड़ा सवाल है कि उनके कथनी और करनी में फर्क है। वो कहना कुछ, करते कुछ है, कहना कुछ चाहते हैं। मैं पहले कहा कि ये मुस्लिम बस्ती को और दलित बस्ती को टारगेट करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आज भी वहां शिक्षा का अभाव है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। और इसलिए उस भोली भाली जनता को ये बरगलाना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिले, ये दलित और अकलियत किसी प्रगतिशील जनवादी दलों के साथ न जाए, वहां से टूटे, उसका मोह भंग हो, मुख्य रूप से इसके दिशा में वह काम कर रहा है। तो कहीं न कहीं ये तो जो आरोप लग रहा है कि बी टीम है, बिल्कुल सत्य है, 100% सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी का बी टीम है। आप, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, इससे पहले भी आप देखे होंगे कई ऐसे नेता जो भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत करते थे अपने मंचों से, लेकिन उसका परिणाम जो सामने आता था वह भारतीय जनता पार्टी के सहयोग के रूप में। मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आज 65% वोट है, और जब उस 65% वोटों का विभाजन होता है किसी न किसी रूप से, तो भारतीय जनता पार्टी को लाभ होता है। आज कुछ लोग कहते हैं अरे मोदी हारेगा, बीजेपी को कोई हराएगा। जब उसको प्रचंड बहुमत आया पिछले बार तो मात्र 35% वोट। अगर बीजेपी की सरकार बन रही है और मोदी देश के सबसे बड़े नेता के रूप में स्थापित हो रहे हैं, तो उसके लिए कहीं ना कहीं हम विपक्ष जिम्मेवार हैं। बिल्कुल हम जिम्मेवार हैं। हमारी एकता नहीं हो पाती, हमारा स्वार्थ देश से ऊपर उठ जाता है, इसलिए आज मोदी मोदी की गूंज दिखाई सुनाई पड़ रही है। हम जनवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रगतिशील पार्टियों में मुकम्मल एकता अगर हो जाए, एक वैचारिक प्रतिबद्धता हो, तो मोदी 7 समुद्र पार हो जाएगा, कहीं दिखेगा नहीं, कहीं पता नहीं चलेगा। पब्लिक का वोट जो बता रहे हैं आपकी 60%, 65% मोदी के खिलाफ में जा रहा है, लेकिन वो बट रहा है नेताओं के, शीर्ष नेताओं के कारण कि अपने अपने उल्लू सीधा करने में लगे हुए। अभी ये भी सवाल उठ रहा है, कुछ लोगों का कहना होगा कि जो भी राहुल गांधी अपना न्याय यात्रा निकाले हैं, तो कांग्रेस की न्याय यात्रा, उसको इंडिया गठबंधन का न्याय यात्रा का नाम देकर निकालना चाहिए। तो कहीं ना कहीं क्रेडिट लेने के चक्कर में इन लोगों की तालमेल नहीं बैठ पा रही। न्याय यात्रा और पद यात्रा बहुत लोग कर रहे हैं, सवाल है उसके परिणाम क्या निकल रहे हैं। आप न्याय यात्रा कर रहे हैं, अभी देश में चुनाव होने वाला है, बैठकर विभिन्न राज्यों में सीटों का गठबंधन आज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। बिल्कुल, आप उस दिशा में कुछ सोचने के लिए तैयार नहीं है, आपके कई लोग भाग रहे हैं। आज सबसे बड़ा सवाल है कि वो तमाम छोटी छोटी ताकत जो मोदी के खिलाफ है, उसे एकत्रित करके
और हम सीटों का बंटवारा फाइनल करके हम मैदान में चले जाएं, लोग तैयारी करने लगे। ये अदानी और अंबानी के पैसे से तो हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो सीटों का बंटवारा अति शीघ्र हो जाए। उसमें कांग्रेस पार्टी को जो भूमिका अदा करनी चाहिए वो नहीं कर पा रही है। उनके नेता राहुल गांधी जी न्याय यात्रा में व्यस्त हैं। अब ये पीके साहब पद यात्रा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम इतना 18,000 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। आधा बिहार का दौरा कहाँ भाई, कहाँ पैदल चले? आप सहरसा से मधेपुरा गाड़ी पर बैठ के आइएगा, अब मधेपुरा में आप 10 कदम या 100 कदम पैदल चल लीजिएगा। वो पैदल गाड़ी को हटा दीजिए और चल दीजिए। 25 का टोली की, 50 की टोली की, 100 का टोली, गांव घर शहर से घूमते हुए हम घूम रहे 18 महीने। बिल्कुल लफा जी, तेजस्वी को, नीतीश कुमार को हिम्मत है तो पैदल चल के दिखा। बिल्कुल लफा जी है, बिल्कुल लफा जी है। मैं कहता हूं कि ये 100-200 कदम चलने से कोई पदयात्रा नहीं होता। आप गाड़ी को छोड़ो ना, आप गाड़ी को छोड़ो, आप पैदल चलो, देखो कितने दूर पैदल। अगर आप पैदल चले हो तो आपका पैर और आपका चेहरा बता देगा कि आप पैदल चलते हो। वो तो वहीं पर टेंट लगाते हैं, वहीं पर रुकते हैं, गाड़ी से आते हैं। तो चिलचिलाती धूप में जब चलोगे तब आपको पता चलेगा कि चलने वालों क्या। मैं भी पिछले महीने में अप्रैल और मई महीने में पदयात्रा किया। मधेपुरा जिला के लगभग 40 पंचायत में पदयात्रा किया। कहीं 4 किलोमीटर पैदल चला, कहीं 5 किलोमीटर पैदल चला, कहीं 3 किलोमीटर पैदल चला। और हमने उस परेशानी को महसूस किया कि पैदल चलना कितना कठिन काम है। इसलिए ये पदयात्रा नाम देने से कोई पदयात्रा नहीं कर पाता। कहां पदयात्रा कर रहे हैं? मधेपुरा शहर में हम घूम जाएंगे तो ये पदयात्रा होगा? आप जाओ ना, मधेपुरा की लंबाई बहुत है, बिहार की लंबाई चौड़ाई बहुत है, बड़ा क्षेत्रफल है। आप गाड़ी को त्याग दो, दिन हो कि रात हो, गांव हो कि शहर हो, पैदल चलो, या दिखेगा ना। किसी की यात्रा तो पैदल दिख नहीं रही है। है ना तो राहुल जी की पैदल यात्रा दिख रही है। अब तेजस्वी जी भी क्या जन विश्वास यात्रा निकाले हैं, उनकी भी तो पैदल यात्रा नहीं दिख रही है। और ये भी बोलते हैं कि हम पैदल चल रहे हैं, लेकिन इनकी भी कोई पद यात्रा नहीं है। जिस प्रकार का नाम दे दे वह कोई पद यात्रा नहीं है। कोई हेलीकॉप्टर से चल रहे हैं, तो कोई बड़ी गाड़ी से चल रहे हैं, तो कोई छोटी गाड़ी से चल रहे हैं, वो सब चल रहे हैं। लोगों को बता रहे हैं कि हम पदयात्रा कर रहे हैं। मकसद है किसी न किसी तरह से अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि करना। लेकिन आप जो कुछ भी करो, खुल के करो ना कि आप क्या चाहते हो। ये खुल के नहीं करते हो, लोगों को झांसे में देते हो। तो मोदी जी झांसे में देकर देश में के सत्ता पर चले गए। अब पीके साहब झांसे देकर कहां जाना चाहते हैं? यह बिहार की धरती है, ये समाजवादी आंदोलन की धरती है, ये सामाजिक न्याय की धरती है। ये पीके साहब आपके झांसे में आने वाली नहीं है। आप देख लेंगे आने वाले विधानसभा लोकसभा चुनाव में मोदी जी, ये पीके जी कहीं दिखाई नहीं पड़ेंगे, कहीं नहीं दिखाई पड़ेंगे। बोले 2025 के विधानसभा चुनाव लड़े। अब विधानसभा आप लड़िए ना, वो भी पता चल जाएगा कि विधानसभा में क्या आपकी स्थिति है। यहाँ बिहार में आर पार की लड़ाई है, आमने सामने की लड़ाई है, दो गठबंधन के बीच लड़ाई है। एक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, एक राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में। कोई तीसरा गठबंधन और तीसरी ताकत बिहार में कहीं दिखाई नहीं दे पा रही। पप्पू यादव जी आपके मधेपुरा के बेटा है और जनता के लिए काम भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं। लेकिन जब वो चुनाव लड़े तो उनकी जमानत जब्त हो गई, विधानसभा में भी और लोकसभा चुनाव में भी। माने स्थिति स्पष्ट है कि तीसरे के तरफ बिहार की जनता देखने को तैयार नहीं है। बीजेपी हराओ, बीजेपी जिताओ, लालू हराओ, लालू जिताओ, इसी के बीच में जनता बटी हुई है। आप 2-4-5 हजार वोट कहीं ले लो, हो सकता है। अभी आपने देखा मधेपुरा में कार्यक्रम, और मैंने भी तस्वीर देखा, उसमें जो चेहरे थे वो तो 60% चेहरा आरजेडी कार्यकर्ता का था। कोई प्रमुख है, कोई मुखिया है, कोई समिति है, कोई आप आग्रह विनती करके गाड़ी घोड़ा मुहैया करा के कार्यक्रम में ले आए। बाकी कुछ कार्यकर्ता थे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे।
पीके साहब आपके कौन कार्यकर्ता थे ये न बताइए, कौन कार्यकर्ता थे? वे कोई राजद को वोट देने वाला था कि कोई बीजेपी को वोट देने वाला था? पीके साहब को कौन वोट देने वाले थे जो कल मधेपुरा के कार्यक्रम में मौजूद थे? मैं तो नहीं देख पा रहा हूं। वो तो बोले कि हम इनकलाब ला देंगे। अरे इनकलाब लाने वाले बहुत आए और चले गए। इनकलाब लाने के लिए बहुत कठोर मेहनत और मजबूत इरादा और एक मिशन के साथ जो काम करता है वह इनकलाब ला सकता है। जो भगत सिंह के अनुयायी है, जो अशफाकुल्लाह खां के अनुयायी है, जो चंद्रशेखर आजाद के अनुयायी है, जो सुभाष चंद्र बोस के अनुयायी है, वह इनकलाब लाएगा। कोई संघी इनकलाब नहीं ला सकता, कोई जातिवादी ताकत इनकलाब नहीं ला सकता, कोई फिरका प्रस्ती ताकत इनकलाब नहीं ला सकता, न कोई पूंजीवादी ताकत इनकलाब ला सकता। इनकलाब ऐसी कोई छोटी चीज नहीं है। इनकलाब की बात करने वाले लोग बात करते रह जाएं, उनके बस की बात इनकलाब नहीं है। आपका कहने का अर्थ ये हुआ है कि 2025 तक ये पूरे बिहार का दौरा करके नब्ज टटोलना चाहते हैं कौन कितना पानी में है। बिल्कुल 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 वो नब्ज टटोलना चाहते हैं और किसी एक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए। बिल्कुल। उसके बाद वो निर्णय लेंगे, उसका जो कोर वोट है उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। वो एक तरह से स्थिति देख रहे हैं कि कहाँ क्या है और उसके बाद उस हिसाब से वो अपना व्यवसाय करेंगे। ये बहुत ही अच्छे व्यावसायिक व्यक्ति हैं। हाँ। ये रणनीतिकार जो कहते हैं लोग, कह के इनका महिमा मंडन कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता, एक बात बताइए। कहते हैं कि बहुत बड़े रणनीतिकार हैं प्रशांत किशोर, बीजेपी को इन्होंने लाया। रणनीतिकार बीजेपी के यही थे, गुजरात में भी, सेंट्रल में भी, जदयू के भी, ममता बनर्जी के भी, केजरीवाल के लिए। तो आज उन सभी की ये मुखालफत करते, सभी का विरोध करते हैं कि वो गलत है, वो गलत है, फलाना गलत है। तो आप कैसे रणनीतिकार हो गए कि आप उनकी क्रोनोलॉजी को नहीं समझ सके? कैसे मान लें कि बहुत बड़े आप रणनीतिकार हैं? देखिए, इस विरोध और समर्थन से कहीं कोई सवाल नहीं है। ये इनको अपना व्यवसाय करना है, कौन कितना हमको पैसा देगा, ये इनका मिशन है। अच्छा। और उसके तहत काम करते हैं। पूरे बिहार के इनके जो वर्कर काम कर रहे हैं तो एक मोटा मोटी मानचित्र देंगे, कितनी जाति की संख्या कहाँ है, उसका रुझान कहाँ है, क्या है, ये सब तो जान ही लेंगे जब आप पैसा खर्च करेंगे। कई एजेंसियां काम करती है प्रचार प्रसार के लिए। मुस्लिम में मुस्लिम वर्कर जाता है, दलित में दलित वर्कर जाता है, मतलब सब तरह का। उसके मोटो को ये जान लेगा और उसके बाद फिर निर्णय लेगा कि हमको हम इसमें क्या कर सकते हैं, किसके साथ है हमारा बिजनेस जो है सो सेट बैठेगा और फिर हम कितना मोल भाव कर सकते हैं। तो मतलब आप कह रहे हैं कि ये रणनीति में जो है ये अपना देख रहे हैं और इसी का मतलब ये बिजनेस करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इसी का व्यवसाय वो चलाएंगे। यही इनके लिए संभव भी है। ये बिहार के या देश के कोई जननेता या संघर्ष के नेता नहीं हो सकते हैं। पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अपना कुछ दिमाग लगाते रहते हैं, अपनी दुकान चलाते रहते हैं, लेकिन बहुत सारे सपने इनके साकार होने वाले। मधेपुरा की धरती पे प्रशांत किशोर की ये रणनीति कितना काम? कहीं से कुछ नहीं, टाई फीस। मधेपुरा में पीके का कुछ भी चलने वाला नहीं। मधेपुरा एक गजब की धरती है। बड़े बड़े लोगों को मधेपुरा ने वक्त पे अपनी औकात बताए। इसलिए ये लाल किशोर आडवाणी हो कि शरद यादव हो कि लालू यादव, सबको औकात बताया है। मधेपुरा इतना कमजोर जगह नहीं है। राजनीतिक तौर पर मधेपुरा काफी सुदृढ़ जगह है, काफी विकसित जगह है और हमने बड़े से बड़े क्रांतिवीर, बड़े से बड़े समाजवादी चिंतक, शिक्षाविद को पैदा किया है। हम सबको फक्र है मधेपुरा का बेटा होने का और पीके साहब का यहाँ कुछ भी चलने को नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी बेबाकी के साथ अपनी बातों को रखा और लोगों ने सुना। आपकी क्या राय है कि प्रशांत किशोर सच में एक राजनीति की नई दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं या फिर ये बीजेपी की बी टीम होकर काम कर रही है और जो इनकी विपक्ष बीजेपी के विरोध में जो वोट जा रहा है, मिलता रहा है, उसको छिन्न भिन्न करने के लिए उस दिशा में वो काम कर रहे हैं?
आप कमेंट बॉक्स में इस बात को, अपनी बात को जरूर रखें। तब तक के लिए धन्यवाद।